चलिए स्टार्ट करेंगे सीए इंटर में 24 एग्जाम न्यू सिलेबस का पहला क्लास। कुछ सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। एडवांस अकाउंटिंग, ये आपका सिलेबस देख लीजिए, फिर इसके बारे आगे चलकर बात करेंगे। पहले अकाउंट्स में इंटर में 2 पेपर हुआ करता था। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 में एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब सीए इंस्टीट्यूट ने दोनों पेपर को मर्ज कर दिया और एक पेपर बनाया एडवांस्ड अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ के आपको क्या करना है ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इंस्टीट्यूट कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर पढ़ाता है तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा लोग ये पढ़ के अपने ऑफिस में ये सब काम कर सके। तो ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको क्या क्या करना है देखिए। टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से AS 29 तक। एंड लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटीज। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो PL बैलेंस शीट, अब सब CA बन जाएंगे, ऑडिट वगैरह करेंगे तो मेन PL बैलेंस शीट ही आपको देखना होता है मेनली। तो ये PL बैलेंस शीट बनाने के लिए जितना भी नॉलेज चाहिए वो सब आपके पास होना चाहिए। और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए। एस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरमीडिएट फुल एस आपके सिलेबस में डाला। आज तक क्या होता था, 5-6 एस अकाउंट्स 1 में डाल देता था ग्रुप 1 में, और 8-10 एस ग्रुप 2 में डाल देता था एडवांस अकाउंटिंग। यानी आपके सीनियर्स 15-16 एस पढ़ते थे। बट सीए इंस्टीट्यूट ने ये सिलेबस को बहुत एडवांस कर दिया और मेनली कवरेज दिया है ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बट फिर भी इंटरनल है। 55% टू 65% मार्क्स। 55 यानी आपके पेपर में 100 मार्क का पेपर होगा, कम से कम 55, मैक्सिमम 65 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रहेगा। तो इस बार पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही चलने वाला है आपके इस एग्जाम पे मई 24 के। तो बेटा नेक्स्ट है कंपनी अकाउंट्स। बस 3 ही सेगमेंट है आपके सिलेबस में। कंपनी अकाउंट्स का कवरेज है 30-35%। यानी आपके पेपर में जो भी मार्क्स आएगा 100 मार्क्स का, मैं लिखवा दूंगा अभी आपके मैट पेपर, समझ लीजिए। मिनिमम 30 मार्क्स कंपनी अकाउंट से रहेगा और मैक्सिमम 35। और एक लास्ट छोटा सा चैप्टर डाल दिया ब्रांच, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, जिसका वेटेज है 5% टू 10%। 5% टू 10%। ये ब्रॉडली 3 पार्ट में आपका सिलेबस है। फर्स्ट फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जहाँ पे मिनिमम 55 मार्क्स गारंटेड है। आप 60 मार्क्स ही सोच लो, फुल ए 60 मार्क्स का रहेगा आपका। फिर कंपनी अकाउंट्स में कुछ चैप्टर है 30 मार्क्स का मिल जाएगा, और ब्रांच 5 टू 10 मार्क्स का है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं। फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको सिखाया जाएगा कि भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, कैसे बनाया जाता है, इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस आपके सिलेबस में नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको इंटरमीडिएट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाएगा और बड़े बड़े कंपनी वगैरह पे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरा फॉरेन से मर्ज है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रैक्टिस होता है वो भी सिखाया जाएगा बट फाइनल पे। तो एस लो लेवल का है जो आपको इंटर में सिखाया जाएगा, और इंड एस हाई लेवल का है जो आप फाइनल में सीखेंगे। इसके बारे में बेसिक सीखना है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट ईयर तक इंटरमीडिएट पे हम लोग वन मैन बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस सबका सीखते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। आप लोग अब बड़े हो गए हो। सीए इंस्टीट्यूट बोलता है कि फाउंडेशन में हम लोग सिखाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, ओनली कंपनी का सीखेंगे, बड़े लोग बड़े काम करते हैं ना, सो यू ऑल हैव ग्रोन अप, ग्रेजुएट्स भी बड़े हो गए, तो आप लोग को ओनली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना है। और AS1, AS2, AS3, 4, 5, 6 डिलीटेड है तो 6 नहीं है, 7, 8 भी डिलीटेड है, 8 नहीं है, 9, 10, 11 पूरा का पूरा 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में है, जो आपके पेपर में 55 to 65% पे रहेगा। बट इस एस के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है, जैसे AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये एक चैप्टर है जो आज स्टार्ट करेंगे। एस भी है, एक चैप्टर भी है। तो इंस्टीट्यूट ने पहले क्या करता था, इंस्टीट्यूट चैप्टर का नाम यहाँ भी लिखता था और नीचे भी दिया रहता, 2 जगह आता था। अब सीए इंस्टीट्यूट थोड़ा होशियार हो गया, स्मार्ट बन गया, बोला कि नहीं, एक चीज़ को 2 बार नहीं देंगे, एक ही जगह लिख दिया, आप पूरा इसका डिटेल सीख लेना। अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है, जो आपको इंटर में भी पढ़ना है, फाइनल में भी पढ़ना है। एमलगेमेशन का मतलब 2 कंपनी मिलकर एक बड़ा कंपनी हो गया। आजकल का बिजनेस में देखते ही मर्जर, एक्विजिशन, बड़े बड़े लोग, तो आप ये सब बड़े बड़े काम करना सीखेंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी एक चैप्टर है बेटा। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा चैप्टर है, एमलगेमेशन भी, इतने सारे एस है, सब पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं कंपनी अकाउंट्स में क्या सीखना है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी का PL बैलेंस शीट बनाना सीखना है आपको। PL एंड बैलेंस शीट एक फॉर्मेट होता है कंपनी का PL बैलेंस शीट का। आप सब CA को जिंदगी भर बड़े बड़े कंपनी के PL बैलेंस शीट ऑडिट करना है, बनाना भी है, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो PL बैलेंस शीट आएगा, फिर से यहाँ पे लिख भी दिया, स्टेटमेंट ऑफ PL बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक छोटा चैप्टर है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कोई कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो गया, या तो उसे बंद कर दो या उसे जैसे तैसे बचाने का कोशिश करो। जैसे तैसे बचाने का कोशिश करते हैं तो उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। और एक ब्रांच है, ब्रांच का मतलब होता है कि आपका बिजनेस बहुत फेमस है गुवाहाटी में, आप नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगह बिजनेस करना चाहते हो, तो सबके जगह पे तो पॉसिबल नहीं आप ही जाके खड़े हो जाओ, तो हर एक जगह पे अपना छोटा छोटा ब्रांच लगा लेंगे, एक ब्रांच मैनेजर रखेंगे, वहाँ पे सामान वगैरह भेजेंगे और फिर वहाँ से मैनेजर वगैरह बेचकर पैसा भेज देगा। आप पूरा इंटरनेशनली फेमस हो, जापान में भी आसाम का प्रोडक्ट बहुत चलता है, तो आप जापान में अपना ब्रांच खोल सकते हो, उसको बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। ब्रांच आप कहीं भी लगा सकते हो, इंडिया में भी लगा सकते हो, फॉरेन में भी, तो फॉरेन ब्रांच। तो ये आपके सिलेबस है, तो आप लोग फटाफट से लिख लेंगे अपने बुक में। जो 1 2 3 नंबर जो चैप्टर है 1 2 3, इसका वेटेज है, बुक में लिख लेंगे। सिलेबस है होगा आपका, बुक में सिलेबस होगा, सेकंड पेज में कंटेंट्स के बाद वाला पेज में सिलेबस होगा, ऐसा होगा आपके बुक में भी, देखना मिला सबको बुक में, तो लिख लीजिएगा बेटा 1 2 3 से 55% to 65%, दैट इज 55 to 65 मार्क्स 1 2 3 से आएगा। 55 to 65 मार्क्स चैप्टर 1 2 3 से आएगा। चैप्टर 4 कंपनी अकाउंट से 30 to 35 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स। एंड चैप्टर 5 से 5 to 10%, 5 to 10 मार्क्स, ये ब्रेकअप है, आएगा ही आएगा। इससे क्या होता है ना, जब आप लोग एग्जाम के समय तैयारी करते हो तो पता चलता है कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा। वैसे आप लोग अपना तैयारी भी अच्छा से करोगे, बट हमारे लिए, टीचर के लिए सारा चैप्टर्स इक्वल है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है आपको पूरा नॉलेज देना, इन डेप्थ नॉलेज देना,
एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं। सिलेबस में जो है सब कुछ आपको पढ़ाना है। फिर बाद में जब रिवीजन वगैरह करेंगे, जब पेपर बनाते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तब वो ये इसे फॉलो करते हैं। बट मैं पढ़ाते समय इसे फॉलो नहीं करूँगा, आप भी नहीं करना, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ना तो सीए पास करना थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। प्रोफेशनल कोर्स है, हमें कंसेप्ट पूरा सीखना है, फुल नॉलेज चाहिए। तो बेटा आपको 2 अकाउंट्स का बुक मिलेगा। ये मॉड्यूल 1 है, क्योंकि जो पहले हम लोग बुक बनाते थे वो काम ही नहीं आएगा। पहले एक एक एएस में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। अब तो इतना डर आ गया फर्स्ट एग्जाम के लिए, एक एक एएस में 20-20 25 क्वेश्चन डाल देते हैं। जितना फाइनल में आया है, जितना इंटर में आया है, जितना कुछ एक्स्ट्रा मिला है सब डाल देते हैं। क्योंकि अब तो पूरा एएस बेस्ड ही आपका पेपर रहेगा, तो एएस पे बहुत काम करना है। इसलिए आपको बुक धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि पुराने के हिसाब से, लास्ट बैच के हिसाब से पढ़ाएंगे तब तो एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएगा। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो देखिए कुछ चैप्टर्स डाला गया है। फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एएस 13 पढ़ाएंगे अभी थोड़ा देर बाद। नेक्स्ट बेटा एक बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का नाम सुना था, वो भी है। अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस 5 to 10% मार्क्स का था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन बोले कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगा तो कैसे ठीक किया जाता है, तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। और फिर ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2, AS4, AS5, AS9, AS12, पूरे आपके अकाउंट्स में एस अपना में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही रहेगा। ओके, ये सिलेबस के बारे में बता दिए। अब आप लोग अपने कॉपी में आएंगे, बुक का जरूरत नहीं है, बुक रख देंगे अंदर। प्रेरणा का जो इतिहास कहता है वो बता रहे। नॉर्मली प्रेरणा का हिस्ट्री में बिफोर कोविड 2020 से तो पूरा खराब हो गया, क्योंकि बच्चा लोग को एक आदत हो गया ऑनलाइन का। जैसे ऑनलाइन का आदत हुआ ना, मार्क्स भी बहुत कम आने लगा, रिजल्ट भी बहुत ख़राब होने लगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं सारा वीडियो आज से ही शेयर करना शुरू कर दूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा, बट आप लोग फेस टू फेस आना, फेस टू फेस, क्योंकि नवंबर 19 तक फेस टू फेस ही था। मार्च 2020 में आया ना कोविड, नवंबर 90 तक अकाउंट्स में एवरी ईयर 90+ मिलता था। एवरी ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को 90+ मिलता था। सडनली 2020 में मार्च में कोविड आया, ऑनलाइन वो आदत है, बस लगता है कि आराम से हो जाता है घर में बैठे, बट उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ बहुत ख़राब है। तो नवंबर 19 तक ही बात करता हूँ। हाँ, अभी नवंबर 23 का एग्ज़ाम होने वाला, फुल फेस टू फेस बैच। जब आपका रिजल्ट आएगा देखना, उधर भी 90+ बहुत सारे रहेंगे। तो अकाउंट्स में 90+ हमारा टारगेट रहता है, क्योंकि प्रेरणा का इतिहास कहता है कि अगर बैच में 40-50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 4-5 को 90+ अकाउंट्स में मिलता है, 80+ बहुत को मिलता है, 70+ भी मिलता है, 60+ भी मिलता है। तो 60+ को अच्छा मार्क्स बोला जाता है सीए प्रोफेशनल्स में, क्योंकि इसको एग्जेम्पशन बोलते हैं। बट हम लोग, हमारा टारगेट रहेगा आप में से मैक्सिमम बच्चा को 90+ या 80+ ही मिले। तो मैं इस लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी तकलीफ नहीं होगा 80+ 90+ स्कोर करने के लिए। इसलिए मैक्सिमम डिटेल पे हम लोग चलेंगे, मैक्सिमम डिटेल पे। प्लस 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास, CA1 CA2, ये लोग पेपर बना के भेजते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह बना कर भेजते हैं। और जैसे आपके सीनियर्स का अभी 100 मार्क्स का टेस्ट है, अगस्त का महीना चल रहा है, 14 को 100 मार्क्स का टेस्ट है, 100 मार्क्स का अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। 3-4 बार आप लोग को पेपर सोल्व करना पड़ेगा 100 मार्क्स। तो आपको आदत हो जाएगा, आपका अगर 60 आ रहा है तो 70 करने का, 70 आ रहा है तो 80 करने का, 80 आ रहा है तो 90 करने का। टेस्ट वगैरह भी बहुत लेंगे, जिसमें 2 CS इन्वॉल्व है अदर देन मी। तो ये टारगेट रखना है। और अगर 80-90 का टारगेट है तो आप लोग, ये जो मेरा वीडियो क्लास है
जो फेस टू फेस ज्वाइन किए, अनएवॉइडेबल सिचुएशन पे जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो वीडियो ही देखना, बट जो क्लासरूम में आ गए आप लोग कभी भी वीडियो के पीछे मत जाना, बिकॉज मैं 2001 से पूरे नॉर्थ ईस्ट को सीए पढ़ा रहा हूँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट को। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट सीए कोचिंग इन नॉर्थ ईस्ट। आप में से बहुत कोई जन्मा नहीं होगा। तो मैंने 2 डिकेड पार किया और नवंबर 19 तक हमने रिजल्ट देखा। अचानक 2020 से हो गया कोविड, और कोविड आने के बाद आप लोगों का आदत वो इंक्लाइन टू वीडियो हो गया, तो इसके कारण रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ। प्रेरणा का भी रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ। लास्ट में बैच में 30 के करीबन स्टूडेंट ज्वाइन किया था। जिस दिन हम सिलेबस पढ़ाए लास्ट डे 3 बच्चा, ओनली 3 स्टूडेंट्स फर्स्ट बेंच पे बैठा था। उस 3 में एक स्टूडेंट बोथ ग्रुप्स पास कर ली, सब में 60+। एक स्टूडेंट एक ग्रुप पास की, एक ग्रुप ही दी थी, और एक स्टूडेंट बोथ ग्रुप दी थी, वो फेल हो गई। तो आई स्टार्टेड बैच विथ 30 स्टूडेंट्स में का, और ग्रेजुअली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस में 3 स्टूडेंट्स, फिर भी मैंने सिलेबस पूरा पढ़ाया, बाकी सारे मैक्सिमम फेल हो गए। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग कि सीए का कोर्स बहुत आसान है, वीडियो देखेंगे हो जाएगा, यस बेटा हो जाएगा। फाउंडेशन तक ठीक था, इंटर का लेवल बहुत हाई है और सिलेबस भी चेंज है। इफ़ यू टेक इट वेरी लाइटली तो नहीं होने वाला है, यू टेक इट सीरियसली। आप लोग का एक ही बोलना चाहेंगे कि आप लोग आना, क्लास में आना। अभी देखना नवंबर 23 का रिजल्ट आएगा, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, संडे को रिवीजन भी है, बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि उनका रिजल्ट बम्पर आएगा। उसमें भी 30 स्टूडेंट्स 30 to 40 के थे, बट लास्ट स्टेज तक 15-20 आ रहे थे। तो वो 15-20 में से 10 बच्चा तो बहुत ही अच्छा करेगा, क्या पता ऑल इंडिया रैंक लाएगा। और मेरा ड्रीम है हर एक बैच में 90+ होना चाहिए, वो लेकर आएगा। अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, और जब सिलेबस कंप्लीशन स्टेज पे आएगा, जनवरी 31 उनका रिजल्ट आएगा, आज का बोला हुआ वीडियो आपके पास रहेगा, देखना एज इट इज़ होगा। तो आप लोग को ये बोल रहे, थोड़ा कष्ट होता है, कोविड के बाद हम लोग का लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया जवाना ने, तो बट थोड़ा सा तकलीफ होता है, बट थोड़ा तकलीफ सही है, आप सहन कीजिए। ये 6 महीना का तकलीफ है और 60 इयर्स का लाइफ है। तो आप जिंदगी के 60 साल अच्छा जीना चाहते हैं, मस्त वाला, क्लास 1 वाला, तो 6 महीना सुबह उठिए, 6 महीना सुबह ट्यूशन आइए, ट्यूशन नहीं छोड़ना है। मैं तो वीडियो दे दूंगा क्योंकि ये कल्चर है, मैं वीडियो नहीं दूंगा तो मेरा भी ट्यूशन बंद हो जाएगा, बट मेरे को पता है वीडियो देना आपके लिए हानिकारक है, बट आप लोग समझेंगे नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि आप लोग उसी समाज में एडजस्ट हो गए हो। बट कोई कोई अपने टीचर को गुरु समझता है, जैसे मैंने भी अपने सर को गुरु समझा। गुरु का एक एक बात को अपने दिमाग में सेट कर लेता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो मैंने भी अपने सर का बात माना था और मैं 49.99% से ऑल इंडिया 3rd रैंक आ गया। तो मैं कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था, मेरा मैट्रिक में बिलो 50% था। मैं अपना सर का एक्सपीरियंस को रेस्पेक्ट करता था कि सर 30 साल से पढ़ा रहे हैं, सर जो बोल रहे हैं सर ने जमाना देखा है। हमारा दोस्त लोग कुछ और ही बोलता था, ये कर लो वो कर लो, तो हम सोचे मेरा दोस्त तो एक बार एग्ज़ाम दिया है और मेरे गुरुजी तो 30 साल से पढ़ा रहे, 60 टाइम्स एग्ज़ाम दिलवाए हैं, तो सर जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है ना कि मेरा जो दोस्त कोई बोल रहा है। तो मैंने अपने सर का बात माना और देखो मैं कहाँ ज़मीन से आसमान पे आ गया। कोई सोच सकता है क्या बिलो 50% स्टूडेंट ऑल इंडिया 3rd रैंक, सोच सकता है क्या? नहीं ना। इसमें मेरा पहला बात था मेरे गुरु का एक एक बात और दूसरा मेरा मेहनत। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग को समझना है या नहीं समझना है, बट मैं बता रहा हूँ कि आप लोग के साथ 23 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला इंसान है। तो आपको मैं जैसे जैसे बोलूँ आपको पढ़ना है और आपके रहते रहते आपको रिजल्ट दिखेगा। टारगेट इज 90+। क्या टारगेट है बच्चा लोग? बोलना पड़ेगा 90+। के लिए आपको रेगुलर ट्यूशन आना है, रेगुलर होमवर्क करना है, रेगुलर टेस्ट देना, और कुछ नहीं है। ब्रिलियंट तो चाहिए नहीं, ब्रिलियंट है तो अलग ही बात है, आप तो मेटल हो। आप ब्रिलियंट नहीं हो, मैं उसके साथ हूँ। तो आप रेगुलर ट्यूशन आएंगे, होमवर्क करेंगे, टेस्ट देंगे,
90 प्लस कहीं नहीं जाएगा आपका। चलो एम हाई करेंगे, 90 नहीं आया तो 80 तो मिल ही जाएगा। और 80 सीए के अकाउंट्स के एडवांस अकाउंट्स में 80 पाना बहुत बड़ा बात है। फाइनल में तो किसी को 60 मिल जाता है ना तो उछल कूद करने लगता है, मतलब अलग ही खुशी हो जाए, वाह एग्जेम्पशन मिला। हम लोग तो 60 के लिए सोचेंगे ही नहीं, 90 के लिए सोचेंगे, बुरा से बुरा भी मिले 80, दिस इज माई विजन। तो इतना मार्क्स मिलना चाहिए। और इसके लिए 3 ही मंत्र है बेटा, रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क और रेगुलर टेस्ट। टेस्ट तो एकदम बिंदास, मतलब इतना टेस्ट लेंगे ना कि वहां पे जब एग्जाम लिखोगे पहला दिन तो फील ही नहीं आएगा कि क्या एग्जाम दे रहा है। इतना प्रेशर डाल के एग्जाम लेंगे। आपको भागना नहीं है, आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आप जैसे कंफर्ट जोन में जाएंगे, आज ट्यूशन नहीं जाएंगे, घर में बैठ के पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे आपके जो कामयाबी है, जो अचीवमेंट है, उससे दूर जा रहे हो। तो बेटा ऐसे कभी नहीं करना। आप लोग रेगुलर रहना, रेगुलर रहना, रेगुलर रहना, बार बार आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि मॉडर्न जनरेशन के हो, क्लास 3 साल आप उसी एनवायरमेंट पे जिए हो, बट मैं तो 23 साल से इस एनवायरमेंट पे हूं। तो आप लोग बस ट्यूशन आओ, होमवर्क करो, और ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए। ब्रिलियंट है तो बहुत अच्छा बात है, गो फॉर ऑल इंडिया रैंक, बट हमें तो पहला पास करना है, 80-90 प्लस लाना है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में लिखेंगे टारगेट 80/90 प्लस, एकदम फर्स्ट पेज में टारगेट 80/90 प्लस, टारगेट 80/90 प्लस। ये अचीव करने के लिए क्या करना है पता है? लास्ट ईयर तक ना पेपर बहुत लंबा रहता था, पेपर बहुत लंबा, 20 साल से एक ही कंप्लेन होता था, 20 साल में 1-2 बार इजी मतलब छोटा पेपर आया, मैक्सिमम टाइम्स पेपर लेंदी, सबका एक ही कंप्लेन, सर आता तो सब था बट हुआ ही नहीं, 80 हुआ, 90 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ। इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है, पेपर बहुत लेंदी नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन छोटे छोटे होते, 3 लाइन 4 लाइन का आंसर्स होता है। तो इस बार लेंदी वाला टॉपिक भी नहीं। पहले हमेशा लिखाते थे स्पीड, आपके सीनियर्स के सबके कॉपी में देखेंगे टारगेट 80-90 प्लस और स्ट्रेटजी स्पीड। इस बार स्पीड नहीं लिखना है, क्योंकि 65 मार्क्स तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखा क्या, कितना मार्क्स, 55 to 60, तो एज छोटे छोटे होते हैं, अभी आपको दिखाएंगे, आंसर्स भी छोटे छोटे होते हैं, बड़े चैप्टर्स तो 1-2 ही है। पहले तो भरे भरे थे, सिंगल एंट्री था, बहुत और भी डिपार्टमेंट था, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, कितने सारे चैप्टर्स थे, इतना लेंदी हो जाता था पेपर, बच्चा कर ही नहीं पाता था। और जो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे वो कर लेते थे, 95 वगैरह मिलता था। तो ये हमारा टारगेट है, पेपर लेंदी कुछ नहीं, बस टारगेट यही है 80-90 प्लस। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी रेगुलर रहिए क्लास में, मजा आएगा आपको, टेस्ट दीजिए, होमवर्क दीजिए अच्छी तरह से। तो बेटा इसमें और कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही था। हाईएस्ट मार्क्स आज तक प्रेरणा का 97 इन अकाउंट्स मिला है, 97। आपके बुक के पीछे तो एक बार चेहरा देख लीजिए किसी का, कि आपका ड्रीम होगा कि नेक्स्ट टाइम आपका भी फोटो लगे। फोटो नहीं डाला ना उसका, नीचे कहीं लिखा होगा क्या, स्टार स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, केशव मलानी, वो हमारे लास्ट सिलेबस के थे जो खत्म होने जा रहा है। ही स्कोर 97 इन अकाउंट्स, 97 in cost, 60 plus in tax, 60 plus in tax। तो अकाउंट्स और कॉस्टिंग में 100 लाया जा सकता है। इंडिया का जो टॉपर होता है अकाउंट्स और कॉस्टिंग में 100 स्कोर करता है, हमारे बच्चे भी 97 तक पहुंचे, द बेस्ट एवर स्कोर फ्रॉम प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। हमें इसे पार करना है, लेट्स सी कब होएगा। जो इंडिया का टॉपर होता है उसे टैक्स में 80s के हाउस में मिलता है नॉर्मली, टैक्स वेरी वेरी वास्ट, वेरी वेरी सब्जेक्टिव, 80s के हाउस में, बट टैक्स में 60 प्लस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी गुड मार्क्स।
इस बार जो बच्ची बोथ ग्रुप लाई है सारा पेपर में 60s, टैक्स में भी 60s, बहुत अच्छा रिजल्ट आया टैक्स का भी। तो कॉस्टिंग अकाउंट्स 90 प्लस, टैक्स 60 प्लस, टैक्स का प्रेरणा का हाईएस्ट 83 या 85 आई डोंट रिमेंबर, चलो कम पे ही चलो 83। इंडिया का जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, गोल्ड मेडलिस्ट, उसे भी 80s के हाउस में मिलता है। लास्ट टाइम का गोल्ड मेडलिस्ट का मार्क्स देख सकते हो। प्रेरणा का भी बच्चा को 83 मिला है। तो आपको हमारे सारे पेपर का उसी लेवल पे कोचिंग मिलेगा जो मार्क्स इंडिया का टॉपर्स को मिलता है। हाँ, वो टॉपर्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं। आप अभी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, टॉपर्स जो रहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, आज के दिन तक 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। आज के दिन तक जो इंडिया का टॉपर बनता है नॉर्मली, नॉट आपके टर्म में कौन आएगा, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। उसमें पहला कॉस्टिंग होगा क्योंकि कॉस्टिंग में चेंज नहीं है। एफएम कंप्लीट कर लिया होगा, एफएम में चेंज नहीं है। टैक्स तो नहीं कर सकता है क्योंकि टैक्स में अमेंडमेंट आता है। तो वो एटलीस्ट 150 मार्क्स का या 200 नंबर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो टॉपर्स कुछ डिफरेंट ही होते हैं। तो वैसे हम लोग के नॉर्थ ईस्ट में अभी कल्चर नहीं है कि सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम ख़त्म, अच्छा हुआ चलो जाके पढ़ लें। मैं फैसिलिटीज़ देता हूँ फिर भी बच्चे नहीं आते। तो इंडिया का रैंक 1 का तो हम लोग अभी कोशिश नहीं, मतलब सोच नहीं सकते, बिकॉज वो लोग बहुत आगे निकल गए हम लोग से। तो टॉप 50 में आ सकते हैं हम लोग। टॉप 50 में बहुत बच्चे टॉप 50 में आए। देखो इंडिया का टॉप 50 में 14th प्लेस प्रेरणा से है, 14th प्लेस। और जितने बच्चे, सारे बच्चे को सारा प्रैक्टिकल मैं पढ़ाया और पूरे के पूरे बैलेंस करके दे आर 14th, ऑल इंडिया 14th रैंक इज फ्रॉम प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। अब मेरा ड्रीम है इंडिया में सिंगल डिजिट प्रेरणा से आए सीए इंटर पे 1 to 9, फाउंडेशन में आ गया है सिंगल डिजिट रैंक 1 to 9, सीए फाइनल में आ गया सिंगल डिजिट 6 रैंक, सीएस इंटर में आ गया ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट। बट सीए इंटर का लेट्स सी कब होगा। तो मेरा विजन बहुत बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है। तो आपके लिए पास करने के लिए काम तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए लिख लिया आप लोगों ने, क्या लिखा बेटा? टारगेट 80 to 90 प्लस। और जो बच्चे को डर लग रहा है, ग्रेजुएशन में हम लोग बहुत सुनते हैं सीए टफ है, पास करना मुश्किल है। बेटा कुछ नहीं है, आप बस पढ़ते चलो जैसे मैं पढ़ाता हूँ। और 20-23 साल से यही हुआ, आप लोग के साथ भी अच्छा होगा। ओके, अब आप लोग कंटेंट्स में चैप्टर नंबर 1 का नाम लिखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कंटेंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट पेज कंटेंट्स में लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और फिर पेज नंबरिंग करेंगे। अपने कॉपी का 10 नंबर तक पेज नंबरिंग कर लीजिए। अपने कॉपी में पेज नंबरिंग कर लीजिए 10 नंबर तक पेज नंबरिंग। अब आ जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एज 13। बेटा इससे पुराने सिलेबस में 5 to पुराने सिलेबस में 5 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे हमेशा। कोई भी ऐसा टर्म नहीं किया जिसमें मिस होगा। तो पक्का ये चैप्टर आप लोगों को 5 to 16 मार्क्स दिलाने वाला है। ब्रैकेट में लिख लेना 5 to 16 मार्क्स आएगा। उसने बढ़िया से आपको पढ़ना है। आपको पूरा का पूरा मैट में सब कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे, प्रेरणा के मैट पे।
बट आपको मैट बंद करके रखना है, बिकॉज आई बिलीव कि लिखने से, लिखते लिखते याद हो जाता है, खुद का हैंडराइटिंग पढ़ने से। पूरे टैक्स का भी आपको 5 किताब देंगे, किताब तो ऐसे बाद में पढ़ाएंगे, पूरे के पूरे कॉपी में लिखेंगे, पूरा टैक्स लॉज, पूरा कॉस्टिंग, पूरा अकाउंट्स आप अपने हाथ से लिखोगे। बहुत टाइम लगेगा, बहुत तकलीफ होगा, हाथ दुखेगा, बट जिंदगी बन जाएगा। खुद का लिखा हुआ जल्दी से होता है ना, बहुत तकलीफ होता है। टैक्स का 5 किताब बुक को हटाकर मैं डिक्टेट करूंगा, एकदम सिंपल घरेलू इंग्लिश पे, कोई लॉ फॉ से मतलब ही नहीं है, और पूरा आप मेमोराइज कर लेंगे। तो सब कुछ हम लोग कॉपी में लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। और घर में जा फिर कॉपी में लिखने के बाद, हो जाने के बाद, फिर मैं दिखाऊंगा, देखो बेटा ये सब लॉ है, ये सब प्रोविजंस है। बट आपको बुक से नहीं पढ़ना है, बुक से एक बार रीडिंग लगा लेना है, बट पढ़ना है कहाँ से? कॉपी से। कॉपी से, कॉपीज में ना आप बुक में 5 बार पढ़ोगे तो जो इफेक्ट होगा कॉपी में एक बार पढ़ने से इफेक्ट होगा। सो इट विल सेव योर टाइम लेटर ऑन। सो बेटा स्टार्ट करता हूं मैं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक। आइए एक बैलेंस शीट दिखाता हूं आप लोगों को। बैलेंस शीट बेटा यहाँ पे कोई साइन से आया क्या? साइन से कोई नहीं। तो बैलेंस शीट में 2 साइड होता है ना, क्या क्या होता है? थोड़ा थोड़ा बोलना है बेटा। एसेट्स और लायबिलिटीज। यहां पे एक इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट होता है, देखे होंगे आप लोग। या ये इन्वेस्टमेंट कहां कहां करते हैं बेटा? कोई इन्वेस्टमेंट गोल्ड खरीदता है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सुना होगे घर पे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, 10 साल बाद उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट लैंड पे भी करता है, लैंड, जमीन पे अक्सर सुनते होगे, पैसा है जमीन खरीद के रख लो। गांव में बहुत कम दाम में जमीन होता है, सिस्टर फ्रॉम तेजपुर, पापा बहुत खरीद के रखे होंगे। तो लैंड खरीद के रखो, और लैंड खरीद के रखने से क्या होता है? उसका एप्रिसिएशन होता है। दिस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन लैंड। इन्वेस्टमेंट इन सोना, सबके घर में सोना, भाई लोग को तो पता नहीं, गुड़िया लोग को सोना चांदी से ज्यादा प्यार होता है, यू नो, एंड भाई लोग को जमीन से ज्यादा प्यार होता है, यू नो, जमीन, जमीन उमीन, भाई लोग सोना चांदी, गुड़िया लोग। तो पापा सबके लिए रखते, इनके लिए सोना चांदी, आपके लिए जमीन। और शेयर्स, डिवेंचर्स में भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, करते हैं ना बेटा। लैंड, कोई फ्लैट भी खरीद के रख लेता है। जैसे मैं, टीचर्स का लाइफ तो ऐसे नॉर्मली कोचिंग में जो टीचर पढ़ाता है 15-20 साल चलता है, बट मेरे पास तो माँ कामाख्या का आशीर्वाद है, तुम लोग का भरोसा है, मैं तो 30 साल चलूंगा। 23rd ईयर चल रहे हैं। नॉर्मली जितना भी इंडिया का टॉप टीचर्स वगैरह देखते हैं, मोस्टली बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स रिटायर्ड हो गए, बट मेरे ऊपर ना माँ कामाख्या का आशीर्वाद और आप लोग का प्यार है कि मैं चल रहा हूँ। 7 साल और चल जाएंगे, बोलो आयन। ओके, थैंक यू। तो मैं क्या किया हूं ना, आपको जमीन खरीद के रख लिया हूं, क्योंकि 30 साल बाद आयन सीए बन जाएंगे, इसको ऑफिस में जाएंगे, हम बोलेंगे मेरा हाल बहुत खराब है, बोलेंगे सर आपसे ज्यादा हाल तो मेरा खराब है, ये तो पहले से मेरे को हेल्प नहीं करने वाला है, कोई हेल्प नहीं करने वाला है। बोलो बेटा। यस, देखो डैश लोग उधर है। ओके भाई, सीए बनने का इतना कंजूस क्यों? सर आप पैसा लेके पढ़ा रहे हो। बेटा पैसा तो लेना पड़ेगा ना, तो बिजली नहीं रहेगा, एसी नहीं चलेगा, फिर कैसे होगा? उसके लिए पैसा ले रहे हैं। तो बेटा जब मेरा कोचिंग नहीं चलेगा तो फिर मेरे को कौन देगा? मोदी जी देंगे क्या? नहीं देंगे, कोई मामा भी नहीं देंगे, और मोदी जी भी नहीं देंगे। और आजकल के न्यू जनरेशन के लड़का बच्चा यार, जैसे उसकी चल गोली आएगी देखिए कहीं साइड चली जाएगी, और बेटी है न्यू मॉम न्यू पॉप के पास चली जाएगी। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, अपने पेरेंट्स को ध्यान दोगे, बट हम लोग को ध्यान देने वाला हमारा बच्चा तो नहीं देगा पक्का। आप लोग के पेरेंट्स तो बहुत खुशकिस्मत है कि आप लोग बड़े होके उनको सहारा दोगे, बट हम और मेरे वाइफ ने डिसाइड ही कर लिया कि ये लोग हम लोग को एक ग्लास पानी भी नहीं देने वाला। तो करे क्या? ट्यूशन भी नहीं चलेगा, बेटा पढ़ भी रहा है उस रूम में, सुन भी रहा होगा उसमें पढ़ रहा है क्लास 11 दूसरा टीचर से। तो बेटा तो कुछ देने वाला है नहीं, और बेटी तो न्यू मॉम न्यू पॉप के पास। तो हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। सोना, कितना सोना है? 10-15 लाख का सोना खरीदा, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड।
हमारे बैलेंस शीट में आता है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। हमने अपने ससुराल के उधर जमीन खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट इन लैंड ऑप्शन के साथ। जब बुढ़े हो जाएंगे, कोचिंग नहीं करेंगे, इस बेटी से फार्मिंग सीख के किसी से किसान का काम करवाएंगे, कल्टीवेशन कराएंगे, अनाज आएगा और उसको बेच के जिंदगी जिएंगे। इन्वेस्टमेंट इन लैंड। या फार्मिंग का काम नहीं करेंगे तो जमीन का दाम बढ़ जाएगा, उसे क्या करेंगे, बेच देंगे। ये है, हमने 2-3 फ्लैट खरीद के रख लिया एकदम इंटेंशनली कोलकाता में और अलग अलग जगह, कि ये जब ट्यूशन व्यूशन ना चलेगा, हाँ रेंटल इनकम आएगा। क्या इनकम? रेंटल। ये सब लॉ में लिखा आने वाला है, इतना प्रैक्टिकल है। रेंटल इनकम आएगा। और पता है हमने कुछ शेयर्स भी खरीद रखा है, इक्विटी शेयर्स। अब रिलायंस का तो खरीद के ही रखना होता है, उधर अंबानी अमीर बनेंगे, इधर आरजी अमीर बनेगा, तो थोड़ा सा अमीर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स खरीद के रखते हैं कि आगे उसका वैल्यू बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? वैल्यू बढ़ेगा। और बीच बीच में शेयर्स का डिविडेंड आता है, नाम सुना है डिविडेंड? शेयर थोड़ा रिस्की होता है बेटा। अंबानी अमीर तो शेयर्स का वैल्यू ऊपर। जैसे न्यूज में आ गया अंबानी को छींक आ गया दिन में 10 बार, टन से शेयर्स का वैल्यू गिर जाएगा। अंबानी बीमार हो गया तो फिर उसका शेयर्स का वैल्यू टन से गिरेगा, तो मेरा वैल्यू इन्वेस्टमेंट में गिर जाएगा। तो क्या भूख कम लगेगा? ना, भूख वही लगेगा। तो हम डिवेंचर भी थोड़ा सा खरीद के रखें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई का बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेने से क्या होता है पता है? उसमें ना इंटरेस्ट मिलते रहता है। क्या मिलते रहता है? इंटरेस्ट, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर्स खरीदने से अंबानी तरक्की करेंगे, शेयर्स का वैल्यू ज्यादा, डिविडेंड भी ज्यादा। शेयर्स का वैल्यू डैश तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। बट भूख तो लगेगा ना, ट्यूशन खत्म हो जाएगा तो फिर रेगुलर इनकम के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जब रियल लाइफ पे जाओगे ना, आपके क्लाइंट मेरे तरह ही रहेंगे आपके क्लाइंट्स। कोई जमीन खरीद के रखा है, कोई सोना खरीद के रखा है, कोई शेयर्स खरीद के रखा है, कोई डिवेंचर खरीद के रखा है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के रखा है। आप इनका अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये आपको सिखाया जाएगा AS 13 में, और कुछ नहीं। एकदम सिंपल सा बात है। थोड़ा फीलिंग्स आ रहा है, एकदम सीए गिरी करने जा रहे हो। सो इन्वेस्टमेंट मे बी इन गोल्ड, मे बी लैंड, मे बी कोई बिल्डिंग खरीद के रख ले, फ्लैट, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। बेटा सोना तो हम भी खरीदते हैं, आप भी, आपके बाबूजी भी खरीदते हैं, मम्मी तो पहनने के लिए खरीदती है, ओके। तो हम भी सोना खरीदते हैं, आपके बाबूजी भी सोना खरीदते हैं। हम लोग के लिए सोना, कितना सोना है? इन्वेस्टमेंट है ये। क्या? इन्वेस्टमेंट। जिनका सोने चांदी का दुकान है, ज्वेलर्स, वो भी तो सोना खरीदते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए तो बिजनेस है ना? स्टॉक इन ट्रेड। क्या? स्टॉक इन ट्रेड। लुक, लैंड मैं खरीदा थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा, आप लोग के पेरेंट्स तो बहुत खरीदे होंगे लैंड। तो हमारे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। क्या? इन्वेस्टमेंट। बेटा किसी किसी का बिजनेस भी तो होता है, सोना खरीदना, जमीन खरीदना, जमीन बेचना, बिजनेस। सो नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट्स कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। या स्टॉक इन ट्रेड। फ्लैट, घर खरीदना, घर बेचना। हमने 2-3 घर इसलिए इंटेंशनली खरीद लिया, सब नवंबर 19 तक ही खरीदा। हाँ, नवंबर 20 के बाद तो कुछ नहीं खरीदा, बस जिंदगी जी रहे। शायद अब फिर से अच्छा हो रहा है, रिवाइव हो रहा है, अब फिर से खरीदना शुरू करेंगे, नजर ना लगे। आप लोग अपने दोस्तों को बोलना अच्छा लगने से, आज जाओ सर के पास, सर को बहुत खरीदना है फ्लैट। हम फ्लैट खरीदे तो इन्वेस्टमेंट है। आप भी सीए बन के फ्लैट खरीदोगे बड़े बड़े शहरों पे, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बैंगलोर में, क्या पता कोई लंदन में काम करेगा, सिंगापुर, दुबई पे खरीदा। और हम जाए ना, एक बार अपने घर बुलाना, रहेंगे नहीं आपके घर पे, बट जाना, बुलाना एक बार जरूर से। ये नहीं बुलाएगा मेरे को पता है, बाकी बुलाना, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे और वहां जाएगा। बस
इंजॉय करेंगे, फील करेंगे। बोले कि देखो बेटा ये इन्वेस्टमेंट है ना, एक बार सिखाया था तुमको, याद है? कोई हाँ बोल देगा तो ठीक है, ना बोलेगा तो भी ठीक है, बट जरूर से फॉरेन में रहेंगे, बड़े बड़े शहर पे रहेंगे तो एड्रेस वड्रेस शेयर कर देना, एक बार जाएंगे, क्योंकि उसके आपके घर में कदम रखेंगे ना, एक अलग सा सुकून सा आएगा कि ये बच्चा को हमने पढ़ाया है, वो पढ़ाई काम में आया, उसके बदौलत उसने ये खरीदा है, मेहनत भी आपकी है, तो आप भी खरीदोगे, ये इन्वेस्टमेंट है। क्या बेटा? लेकिन जिनका काम है घर खरीदना घर बेचना, घर खरीदना घर बेचना, वो लोग भी तो फ्लैट्स खरीदता है ना, जैसे बिल्डर फ्लैट्स बनाता है ना, तो नॉट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज दैट? स्टॉक इन ट्रेड। यस, हाँ बिजनेस, यस स्टॉक इन ट्रेड। क्या बेटा? स्टॉक इन ट्रेड, वी आर नॉट डीलिंग दैट, वो नहीं पढ़ने वाले। शेयर्स, मैं शेयर्स खरीदता हूं, आप में से भी कोई कोई शेयर्स खरीदता है, आपके पेरेंट्स शेयर्स डिबेंचर्स खरीदते एज इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट। और जिसका काम है शेयर्स खरीदना बेचना, शेयर्स खरीदना बेचना, बिजनेस है बिजनेस, उसके लिए क्या हो जाता है? स्टॉक इन ट्रेड। डन। तो बेटा ये सब खरीदने से ही इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है, अगर वो आपके बिजनेस में है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। उसकी पढ़ाई नहीं है आपकी, आपकी पढ़ाई जिसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है वही। अब हम लोग आएंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, और पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। आज आप लोग से पूछे इन्वेस्टमेंट क्या, आप में से कोई नहीं बता सकेगा, जरूरी भी नहीं है बताने का, पूछूंगा भी नहीं, बिकॉज मैंने समझ लिया आप लोग जीरो, बट मेरा बात तो समझ रहे हो ना? हाँ यू आर जीरो बट ओपन माइंडेड है कि सीखने आया। इन्वेस्टमेंट हम नहीं डिफाइन करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिफाइन लॉ करेगा, मैं नहीं बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट ये जो बोलेंगे यही होगा। देखना, एज 13 डिफाइन इन्वेस्टमेंट एज एसेट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। हाँ सर ये तो 11 से दिखाते आ रहे हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। बेटा अकाउंट्स बहुत आसान है, कॉस्टिंग भी बहुत आसान है, टैक्स भी बहुत आसान है, सारा पेपर जो मैं पढ़ाता हूं ना बहुत आसान है। बस आप घर में जाके रेगुलर स्टडी, होमवर्क, टेस्ट, ये 3 काम कर दिया ना, आपको फील ही नहीं आएगा कि ये सीए इंटर हम पास भी हो गया, पता नहीं आया, थैंक्स टू आरजी बोलोगे, बट आपको वो करना पड़ेगा। जो बच्चा ये 3 में से किसी एक चीज से फेल हुआ ना तो जिंदगी डैश। इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, एक बिजनेस ने रखा है या क्लाइंट ने रखा है फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। दिखा मैंने सब कुछ यहां दिखा दिया, कौन सा डिविडेंड के लिए? शेयर्स, दैट्स ग्रेट। इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है जो खरीद के रखे, किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट बना के रख दिए बैंक पे। डन। फॉर रेंटल्स, किसके लिए? रेंटल, रेंटल मतलब आप फ्लैट खरीद के रखे हो, जैसे हम 2-3 फ्लैट भाड़े पे लगा के रखे, वो एक सेफ्टी के लिए। हमारा तो जिंदगी में पेंशन नहीं है ना, जितने सीए के बच्चे पढ़े नहीं, जो पास हो गए, हर एक महीना जब मेरे रिटायरमेंट के बाद 500 देना। आप लोग को तो फिर एड्रेस ही नहीं दोगे अपने ऑफिस का, सीए बनने के बाद बड़े कंजूस हो जाते। पेंशन देगा क्या मेरे को कोई? ए बेटी देगी क्या? बोलो ना नहीं। अरे सच्चाई तो मेरे को पता है, बोल दो ना नहीं देगा यार, मैं कौन सा मांगने आऊंगा? आपको लगता है क्या मांगने आऊंगा? अरे पढ़ाऊंगा यार जब तक जान है, नहीं मांगूंगा। बोलो ना नहीं देंगे। आप लोग पढ़ने के बाद दोगे क्या पेंशन? हाँ नहीं, बस नहीं तो नहीं। बी प्रोफेशनल, दिल में कुछ और बाहर कुछ और नहीं, दिल की बात उतार दो। पेंशन आयन बता देगा, आयन पेंशन देगा क्या? नहीं देगा तो भी हमारी जिंदगी कैसे चलेगा? बताओ इससे। समझ में आ रहा है? फ्लैट्स वगैरह खरीद लिया, लैंड भी तो भाड़े पे लगा सकता है ना, जमीन वगैरह। सो दीज आर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, हमको रेंट नहीं चाहिए, हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हम ट्यूशन से बहुत कमा रहे हैं, तो फिर सोना, कितना सोना है, इसे खरीद के 20 साल बाद बेचना है तो क्या होगा? एप्रिसिएशन। लैंड, लैंड क्या होता है?
एप्रिसिएशन सुना होगा ना, दादाजी बाबूजी बैठते हुए कभी ना कभी बैठते, ये जमीन तो 100 रुपया में मिलता था, हम लिया नहीं, आज 1 करोड़ हो गया। सबके घर की यही कहानी है ना भाई। जब हम लोग भी ये सब खरीदे थे, उस समय 1 करोड़ 1.5 करोड़ में मिलता था। उस समय 1 करोड़ 1.5 करोड़ बहुत लगता था, और आज इसका वैल्यू 5-6 करोड़ हो गया। आज हम लोग बोलते यार उस समय 1 करोड़ में मिलता था, खरीद लेता, 2-4 औकात तो था नहीं। ऐसा रिग्रेट करते हम लोग, अक्सर सुनते रहते ना, और गांव में तो ज्यादा ही सुनते कि ये सब जमीन ना 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया मिलता था, हम लिया नहीं, और आज इतना वैल्यू हो गया। सबके घर में रोना है बेटा, एप्रिसिएशन। क्या बेटा? एप्रिसिएशन। और जो उस समय खरीद लिया आज माला माल बन गया। तो भगवान तो सबको लिख के भेजे कि कौन वैसे कमाएगा, कौन ऐसे खड़ा होकर चिल्ला के कमाएगा, वैसे कमाना है सबको। आगे तो इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते बेटा? डिविडेंड के लिए, इंटरेस्ट के लिए, रेंटल के लिए, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग। और भी कोई बेनिफिट हो सकता है, मेन तो 4 बता दिया, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, एप्रिसिएशन। अदर बेनिफिट लाइक मेरे को किसी कंपनी को कंट्रोल करना है, लॉ में पढ़ोगे, किसी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ना 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेने से, कभी देखा होगा मूवी वूवी में, उस कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लो तो फिर वो कंपनी का कंट्रोलिंग आ जाएगा। तो लोग इसके लिए भी खरीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है कि हम उसको क्या करें, कंट्रोल करें, उसको इन्फ्लुएंस करें, हमारे हिसाब, हमारे मुट्ठी में रहे कंपनी। लेकिन देखो कितना अच्छा लिखा, एसेट्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड। एसेट्स जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड, कुछ नाम लिया था स्टॉक इन ट्रेड का, ज्वेलर सोना खरीदा, स्टॉक इन ट्रेड नॉट इन्वेस्टमेंट। फ्लैट का डीलर, जमीन का डीलर, जमीन खरीदा, नॉट इन्वेस्टमेंट। सो एसेट्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड के हिसाब से खरीदोगे ना तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। डन। तो ये हमारा फर्स्ट है। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट से अकाउंटिंग करेंगे। तो पहला नोट्स मैं लिखाने जा रहा हूँ आपके कॉपी में। आप लोग को बुक नहीं खोलना है, बुक बैग के अंदर रख लेना है। जब हमारा छुट्टी होगा तब बुक से पढ़ेंगे, पूरा कॉपी में, पूरा कॉपी में, बिकॉज आई बिलीव इफ यू राइट 50% तो मेमोराइज्ड। पॉइंट नंबर 1, एज पर एज 13 investment is defined as asset held for लिख के डैश नीचे आ जाना। नंबर 1 अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, एसेट हेल्ड फॉर, नेक्स्ट लाइन पे आके earning income by way of dividend, earning income by way of dividend, comma interest, बोर्ड पे दिखेगा बेटा जिसका मिस हो जाता है, and rentals, earning income by way of dividend, interest and rental. Number next line, कैपिटल एप्रिसिएशन। 3 पॉइंट है बेटा, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। नंबर नेक्स्ट, अदर बेनिफिट्स, ये 3 पॉइंट है। फटाफट, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एसेट है हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, या हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन इन वैल्यू और फॉर अदर बेनिफिट। डन बेटा, इन्वेस्टमेंट यही है। जितना भी हम लोग एएस का आंसर लिखेंगे ना, एएस का आंसर, उस आंसर में मेन पॉइंट ये पहला पैराग्राफ आना पड़ेगा। थोड़ा कट पीट के लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से बोलो बेटा, मैं पूरा याद कराऊंगा। कॉस्ट, टैक्स, अकाउंट्स, एफएम,
ये मेरा है, इस बार से तो और ज्यादा याद होगा क्योंकि सिलेबस छोटा हो गया, एक पेपर कम गया तो टाइम ज्यादा है। तो आप लोगों को बोलना है एसेट्स क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स हेल्प फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, एसेट हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट, एसेट हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट, एसेट हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड, एसेट हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। डन। चलेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे, मिस्टर एक्स परचेज्ड शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स ऑब्लिक गोल्ड ऑब्लिक लैंड। मिस्टर एक्स परचेज शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर ऑब्लिक लैंड ऑब्लिक गोल्ड। क्या है ये? इज इक्वल टू लिख लेना इन्वेस्टमेंट, इज इक्वल टू क्या है ये? इन्वेस्टमेंट। डन। डन बेटा, ये सारे क्या हो गए? इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल 2, मिस्टर वाई डीलर ऑफ फ्लैट, डीलर ऑफ फ्लैट ऑब्लिक लैंड, डीलर ऑफ फ्लैट ऑब्लिक लैंड। वो डीलर है किसका? फ्लैट या लैंड बेचता है। परचेज्ड, परचेज फॉलोइंग, परचेज फॉलोइंग। नंबर वन फ्लैट्स ऑब्लिक लैंड, परचेज फ्लैट्स ऑब्लिक लैंड। मिस्टर एक्स एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, उसने फ्लैट और लैंड खरीदा। किसके लिए खरीदते हैं आप? व्यापारी हो, बेचने के लिए। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट है? डैश स्टॉक इन ट्रेड नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दैट स्टॉक इन ट्रेड नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक इन ट्रेड है, दैट स्टॉक इन ट्रेड नॉट इन्वेस्टमेंट। ये हो गया सबका। वाई प्रॉपर्टी डीलर था, उसने लैंड खरीदा, फ्लैट खरीदा। ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। क्या है बेटा? बिजनेस है आपका, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर उसी के नीचे लिखना परचेज शेयर्स ऑब्लिक गोल्ड। सेम क्वेश्चन, शेयर्स ऑब्लिक गोल्ड। मिस्टर वाई ने शेयर्स और गोल्ड खरीदा। ये क्या है बेटा? यस, उसका बिजनेस है जमीन खरीदना बेचना। उसने क्या खरीदा? शेयर्स खरीदा। क्या खरीदा? शेयर्स। दिस इज नॉट हिज बिजनेस, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट। लिखना डैश इन्वेस्टमेंट। सो आप क्लासिफाई करना सीख लिए इन्वेस्टमेंट। बेटा डाउट है? यू ब्रदर डाउट है? डाउट है क्या? हाँ, वाइस वर्सा मतलब वो शेयर्स गोल्ड का बिजनेस करता है। यस यस, शेयर्स गोल्ड का बिजनेस करता है। जेड डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स। उसने शेयर्स खरीदा, उसने डिवेंचर खरीदा, उसने लैंड खरीदा, उसने गोल्ड खरीदा। जेड किस में बिजनेस करता है? शेयर्स डिवेंचर खरीदता बेचना। डील्स इन बिजनेस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तो शेयर डिवेंचर खरीदेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई, स्टॉक इन ट्रेड। एग्रीड? और उसने लैंड खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, क्या हो गया बेटा? इन्वेस्टमेंट। इज इट ओके? समझा बेटा? कोई डाउट? तीसरा एग्जाम्पल मेरा ये आने वाला था, वो पूछ लिया। जेड
ब्रैकेट में इन बिजनेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग शेयर्स डिवेंचर, जेड बिजनेस ऑफ परचेज ऑब्लिक सेल, जेड बिजनेस ऑफ परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, जेड ब्रैकेट में बिजनेस ऑफ परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। इसका बिजनेस है क्या? शेयर्स खरीदना बेचना, डिवेंचर खरीदना बेचना। परचेज लिखकर शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, तो क्या होगा? परचेज शेयर्स डिवेंचर्स खरीद लिया तो क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक इन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है भाई लोग? लो, परचेज लैंड गोल्ड, अब क्या होगा? या लिखो परचेज लैंड गोल्ड, बेटा तो क्लियर हो गया? आगे क्लियर हो गया राज भाई? हाँ आगे। तो चलो मैं, अगर ये मैटर क्लियर होता है तो आगे बढ़े। सो एक बार गुनगुनाओ बेटा, पूरा का पूरा याद करना है आपको। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अब हमारे बच्चे सीख गए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आर एसेट हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन और अदर बेनिफिट। एसेट हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है। क्यों रखा है? फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, अदर बेनिफिट, नॉट फॉर स्टॉक इन ट्रेड। हालांकि जमीन तो कभी ना कभी बेचेंगे ही, सोना तो बेचेंगे, बट आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ खरीदना बेचना। कभी तो बेचेंगे ही ना, शेयर्स वगैरह। हाँ यस ब्रदर, और कुछ पूछना है आपको? यस यस, पक्का? आगे बढ़े। तो ये आप लोग सीख गए इन्वेस्टमेंट। किसने डिफाइन किया बेटा? आपको तो पूरा एज का नाम काम सब रट लेना है। अब एज 13 ने कुछ और भी बताया है आगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे चलकर। तो चलिए टॉपिक नंबर 2 पे चलते हम लोग, ध्यान से देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है बच्चों? लोग बताना कहाँ कहाँ पे होता है? गोल्ड, लैंड, फ्लैट, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। या हम लोगों को जो प्रैक्टिकल सीखना है, जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, गोल्ड, फ्लैट, ये सब तो भी सीखना है, बट इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। शेयर्स खरीद के रखे तो शेयर्स को कभी बेचेंगे भी हम लोग, शेयर से डिविडेंड भी मिलता है। डिवेंचर बॉन्ड्स खरीद के रखे, उससे इंटरेस्ट मिलता है। इसका अकाउंटिंग करना सीखना है। इस पे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग को एकदम नहीं डरना है। देखो ये एज का क्वेश्चन है नवंबर 18 पे। बहुत सारे क्वेश्चंस है, ईयर किसी में लिखा है किसी में नहीं। ये ऐसे क्वेश्चंस आते आपके 10-10 नंबर के, बोर्ड सिलेबस में आता था। मैं अभी इसका तैयारी करूंगा आप लोग के साथ, अभी स्टार्ट करूंगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। मई 18 पे 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चंस, 16 मार्क्स के आते हैं। तो ये सारे हम लोग अब धीरे धीरे सीखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। आरटीपी भी आपका डाला है, एमटीपी भी डाला है। ये एमसीक्यूज आता है आप लोग का, एमसीक्यूज भी हम लोगों ने जो सीएम ऐड पे था वो डाला है। फिर एक एमसीक्यूज 30 मार्क्स का आएगा, मालूम है ना? तो आप लोग को एक बुकलेट मिलेगा कंपाइल करके एक साथ। तो जो जो सीएम ऐड डाला है वो सब तो हम लोग कर ही लेंगे। और अब हम लोग अकाउंटिंग करना, और जैसे मैं अपना मैट कंप्लीट करूँगा, प्रेरणा मैट, हाथों हाथ सीए मैट निकालूंगा और सीए मैट पे दिखाऊंगा जितने क्वेश्चंस है सब कराऊंगा आपको। पूरा प्रेरणा मैट में सीए मैट है, फिर भी सीए मैट को अलग से दिखा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पहला बार है सीए मैट से आ सकता है।
एक एक एग्जाम्पल भी आपको सारा सोल्व करवाऊंगा, या होमवर्क पे या क्लास वर्क पे। आपको एकदम सीए मैट अलग से घर में पढ़ने का मौका नहीं दूंगा पूरे के पूरे क्लास में, तो आपको एकदम 100% इक्विप करके आपको फिर रिलीज करूंगा। तो ये सब कुछ है। तो चलिए हम लोग टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। टॉपिक 1 याद हो गया सबको? ओके ठीक है। टॉपिक नंबर 2 लिखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे हम लोग। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। लिखना, हेडिंग लिखना मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ऑब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स ऑब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लिखा सबने? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या क्या अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा? देखो, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपको पढ़ना है। सबसे पहले जब आप खरीदते हैं तो कॉस्ट, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने डिवेंचर खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिया, तो जो पैसा देते हो कॉस्ट है। ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, ब्रोकरेज लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, इंटरेस्ट का चक्कर है, अभी सिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट जब खरीदते हैं ना तो हम लोग एंट्री लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट टू बैंक लगाते हैं ना बेटा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। आप में से किसी को पता नहीं कि कॉस्ट क्या लिखना चाहिए, आज आपको सिखाया जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट को कभी हम लोग बेचते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग ज़मीन भी खरीदते हैं, कभी ना कभी तो ज़मीन बेचते ही है ना, शेयर्स भी बेचते हैं। तो ज़मीन इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो किस तरह से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। कभी भी मैं शेयर्स, डिवेंचर्स बेचता हूँ, कभी मेरे को पैसा का ज़रूरत पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा, तो मैं कुछ शेयर्स या कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ डिवेंचर्स को बेच देता हूँ। तो बेचता हूँ तो मैं खरीदा था किसी और दाम में, बेचूंगा आज किसी और दाम में, तो उसमें भी क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, वो सीखना है बेटा। साल के लास्ट में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पे जो वैल्यू दिखाते हैं उसे कहते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट अभी खरीदा कुछ महीना में बेच देगा, उसको बोलते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट। और एक कुछ मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ ना कि मेरे बुढ़ापा का सहारा आएगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वैल्यूएशन का तरीका है, सीखेंगे। और ये सब रखा है ना, तो यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। इंटरेस्ट इनकम को पीएल में दिखाते हैं, वो कैसे सीखेंगे। तो बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, ये सिखाएगा एज 13। एज 13 आपको दो ही बात सिखाएगा, एक व्हाट इज इन्वेस्टमेंट सिखा दिया, अब एज 13 बोलेगा कि बेटा ऐसे ऐसे कॉस्ट कैलकुलेट करना। जो आप जानते हो वही है, एक दो पॉइंट नया है, एकदम कॉमन सेंस। आपको क्लास में ऐसा नहीं लगेगा कि किसी और दुनिया पे आ गए, एकदम जस्ट रिलैक्स। फाउंडेशन से भी जो फाउंडेशन रूट है उसको ईजी लगेगा, और जो ग्रेजुएट से ग्रेजुएशन से भी ईजी लगेगा। ग्रेजुएट में तो पढ़ते ही नहीं थे सारे लोग, मैं तो नहीं पढ़ता था, ग्रेजुएशन में था, तो आप लोग को पता नहीं, पढ़ाकू होगे तो पढ़ते होंगे, बट 5-10% ही पढ़ता है। कौन कौन नहीं पढ़ने वाले थे बीकॉम में, हाथ उठाओ। ओके ओके, मेजोरिटी। और कुछ कुछ पढ़ने वाले, एक्सेप्शन अप्लाइड। तो बीकॉम से भी इजी लगेगा, एज 13 पढ़ेंगे। और इंटरेस्ट इनकम मिलता है ना, पीएल में आएगा, ये इनकम है। इनकम के लिए ना एज 9 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो अब बढ़िया से मैं आज पहला दिन है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगा। 3-4 वेराइटीज है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड्स। फिर नेक्स्ट क्लास आकर
बेचेंगे तो कैसे प्रॉफिट लॉस, और फिर बैलेंस शीट में, फिर उसके बाद बड़े बड़े जो 10 नंबर 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए ना, मिलकर धीरे 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 करेंगे। जो बच्चे नया है, एकदम मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, एकदम स्क्रैच से, और आके एकदम सारा सम्स तैयार हो जाता है। तो आप लोग कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, सम्स आपके पीछे जाएगा, कंसेप्ट्स हमारे मुट्ठी में रहना चाहिए। तो दीज आर द 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन 3-4 लेक्चर्स, बिकॉज अभी इनिशियल स्टेज है, 1.5 आवर का ही क्लास होगा। देखना 1.5 घंटा होने से बोल देना, छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। 8:30 पे दूसरा क्लास है ना, या 8:15 पे छोड़ देंगे बेटा, फिर 8:30 से विल स्टार्ट टैक्सेशन, कि वो भी पढ़ना है आपने को। तो अभी आगे चलकर तो 6:45 से 12-1 बजे तक पढ़ाएंगे। हफ्ता में 6 दिन तो कंफर्म है, 7 दिन पढ़ा सकते हैं, संडे ऑल्सो, बट अभी 20 तक हफ्ता में 4 डेज 3 डेज ही चलेगा, और 21 वगैरह से हम लोग एकदम रेगुलर फ्लो। 6 दिन तो कंफर्म है, 7 दिन भी आ जाएंगे, 7 डेज भी पढ़ सकते हैं। कॉस्टिंग थोड़ा रोक रहे हैं, कुछ दिन बाद एटलीस्ट अकाउंट्स टैक्स समझो बेटा। ये समझ में आ गया? तो यहाँ से एक पॉइंट दूसरा एएस सिखाएगा, कौन सा पॉइंट? इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, वो एएस नहीं सिखाएगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। एएस ऐसे पूछेगा, मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया डिवेंचर पे, और उसको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, विच एएस डील्स विद दैट, एमसीक्यूज में मिल जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, ओए इन्वेस्टमेंट है रे, इन्वेस्टमेंट, तो लगा दो एस 13, उलाला हो जाएगा। इंटरेस्ट के लिए कौन सिखाएगा? एस 9। जितना भी इनकम है ना, जितना भी संसार में इनकम है ना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। कौन है? एस। देखो तो बुक में एस 9 रखा है क्या हमने? इस बुक में, हाँ, इसमें एस 9 नहीं है ना? एस 9 है ना? ठीक है, एस 9 में सिखाएगा। देखो कैसे लिखा है, आप लोग ना थोड़ा सा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। एस 13 डज नॉट डील विथ बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, लिख दिया। एस 9 सिखाता है जितना भी आपके क्लाइंट का इनकम होगा, दैट इज कवर्ड अंडर एस 9। तो आप लोग ना थोड़ा एस वाइज एकदम, आज से बात करो ना, अपने दोस्त को मैसेज करो ना, उसने भी एस लिख देना, फील होगा कि एस पढ़, और टैक्स के क्लास में टैक्स लिख देना, तो फिर फील होगा कि पढ़ रहे। ये देखो एस 9 क्या सिखाएगा, किस तरह से इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी से इनकम दिखाएंगे। एस 9 माल बेचता है, सेल, दुकान में बैठ के पेरेंट्स सामान बेचते हैं, बिजनेसमैन के घर होगा, तो वो कैसे वो सेल को अकाउंट्स में दिखाएगा, उसका भी नियम है। मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूं, आप लोग सीए बन के कंसल्टेंसी देंगे, फी वगैरह मिलेगा। हाउ दैट फी विल बी रिकॉग्नाइज इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाता बही में कब दिखाएंगे फी। आपने में तो बहुत सारा बच्चा फी एडवांस में पूरा दे दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे जनवरी तक, वो फी को कब मैं इनकम दिखाऊं, अब भी दिखा दूं ना, जनवरी में दिखाऊं ना, इतने साल दिखाओ, किसी को पता नहीं है। एस 9 को पता है, एस 9 सिखाएगा। तो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे, सामान बेचने वाला आएंगे, तो सेल कब दिखाना है, आपको ट्रेडिंग मिल जाएगा, आप उनको बताएंगे ऐसे। सर्विस सेक्टर आएंगे तो किस तरह से सेल को दिखाएंगे, वो कोई हमारी तरह लाइक इन्वेस्टमेंट किया हुआ पर्सन भी आएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। यस, तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स पे क्या क्या होता है, खरीदते हैं तो कॉस्ट, और बेचते हैं तो सेल पे प्रॉफिट या लॉस, और साल के लास्ट में बच जाता है तो बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू पे, और बीच बीच में इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको दिखाएंगे। लेकिन वो कौन डील करेगा? एस 9। डन। तो बेटा इसको लिख लेना, फिर मैं कॉस्ट पे स्टार्ट करूंगा। इसको लिखो, फर्स्ट टॉपिक के अंदर लिखो। पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा। कौन सा एस 9 पे? नहीं, सेल तो एस 9 पे है, ये वाला नहीं है। इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं है। सेल माने गुड्स का सेल, वो सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स, ये तो गुड्स स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। जब हम लोग स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे ना, तब वो एस 9 डील करेगा। अभी क्या बेच रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट, तो कौन डील करेगा? एस 13। अरे फर्नीचर का दुकानदार फर्नीचर बेचेगा ना, तब एस 9 डील करेगा। बट समझ में आ गया हमको। बट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो एस 13।
investment in debenture, bond, securities, cost of investment, sale of investment, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन, इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम कौन दिखाएगा बेटा? एस 9. डन बेटा. एग्जाम्पल लिखेंगे इसके ऊपर. मिस्टर एक्स invested in debentures. He is having some problem for calculation of cost. He is having some problem for calculation of cost. He is having some problem for calculation of cost, comma valuation. He is having some problem for क्या लिखा बेटा? Calculation of cost, comma valuation and treatment of interest income. And treatment of interest income, and treatment of interest income, treatment of interest income. लो, आपके क्लाइंट है, उसने डिवेंचर में पैसा लगाया, उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉस्ट क्या दिखाए, वैल्यूएशन क्या करे और इंटरेस्ट को कैसे दिखाए. विच एस, कौन सा एस लगाएंगे आप? फुल स्टॉप. विच एस इज एप्लीकेबल, कौन सा एस लगाएंगे आप? कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है? कहां कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा एस लगाएंगे? एस 13. बेटा अब आपके जिंदगी में सिर्फ एस होना चाहिए. आज पक्का मैसेज पे एस ही लिखना. किसी को सामने वाला दोस्त गाली दे तब आप तरक्की कर रहे हो कि हाँ आरजी सर के पास आके खून में एस घुस रहा है, टैक्स भी घुसना चाहिए. हो गया. और क्या प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट को? वैल्यूएशन. कौन सा एस लगाएंगे? एस 13. मैं सिखाऊंगा आपको अभी से. और क्या प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट को? ये इंटरेस्ट क्या दिखाए? कौन सा एस से पढ़ के आएंगे? एस 9. आंसर लिखे. लिखना आंसर. फॉर कॉस्ट एंड वैल्यूएशन, for cost and valuation, for cost and valuation, AS 13 is applicable. Accounting standard 13 is applicable. Done. And for treatment of interest income, for treatment of interest income, for treatment of interest income, क्या होगा बेटा? एस 9 इज एप्लीकेबल. डन बेटा. एस 9 क्लियर है? एकदम ध्यान रखना और बस इसी को जाके पढ़ना है आपको, घर पे कुछ नहीं करना. ये बात समझ में आ गया सबको? सुनो ना, ये कौन सा नंबर पॉइंट था? 2 ना. थोड़ा नोट का नंबरिंग करना सीखना. इतना बढ़िया से आपको सारे सब्जेक्ट्स का नोट लिखाएंगे ना, रिवीजन मजा आएगा. अब 2 के अंदर ना 4 पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? कॉस्ट. पहले ये पढ़ाएंगे अभी. फिर 2 के अंदर सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. फिर 2 के अंदर थर्ड पॉइंट क्या होगा? वैल्यूएशन. फिर 2 के अंदर फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम. बेटा इतना बढ़िया वाला नोट्स आप लोग लिखेंगे ना, मजा आएगा. तो नंबरिंग ठीक से करना, या 2 के अंदर ABCD कर दो, कोई बात नहीं है. 2 के अंदर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, तो 2 के अंदर ही होगा. जब डिवेंचर खत्म होगा मैं शेयर्स लूंगा, जब शेयर्स खत्म होगा मिसलिनियस टॉपिक ले लूंगा. तो टोटल 3-4 ब्रॉड नोट्स होंगे. तो अब पॉइंट A लिखेंगे हम लोग 2 के अंदर. क्या है पॉइंट A?
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे आपको कैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट खरीदा, उसका एंट्री क्या होगा, किस तरह से होगा, ये देखिए, ये देखिए, परचेज 10% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड एट रुपीज 10,000। एकदम सिंपल एक एग्जाम्पल दिया, आपके क्लाइंट ने परचेज किया, आपके क्लाइंट ने खरीदा, क्या खरीदा बेटा, देखो ना, 10% डिवेंचर किसका, एक्स लिमिटेड का, कितना में खरीदा, 10,000। ये कॉस्ट है, ये इसे कहते हैं कॉस्ट, मैं अभी सिखाऊंगा। इसका एंट्री देखो, आप लोग 11 में पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक पढ़ा है ना, इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक, वही एंट्री काम में आएगा। लेकिन क्या लिखेंगे देखो, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट, ये खोलोगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखने से नहीं होगा बाबू, कहां इन्वेस्टमेंट किया वो बताना पड़ेगा, कहां पे, इन 10% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट, डेबिट कितना रुपया दिया, कितना दिया, 10,000 टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया, 10,000। ये आपका जर्नल एंट्री है। आपका क्लाइंट जब खरीदेगा इन्वेस्टमेंट, गोल्ड खरीदेगा तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, शेयर्स खरीदेगा रिलायंस इंडस्ट्री का, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका नाम से लेजर खुलेगा। आई थिंक कंफर्टेबल है सबके लिए। अब ना मैं ये जो कॉस्ट होगा इस पे चर्चा करने वाला हूं, बस 4 टॉपिक और आपका 5 to 16 मार्क्स डन। इट विल टेक टाइम, अभी बिगिनर्स हो, ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, थोड़ा थोड़ा। बाकी का सब कंफर्टेबल है बेटा, नी डाउट, दैट साइड कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा। आप बीकॉम में क्या थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आरजी को सोच लेना वो कुछ नहीं था, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को 23 साल से पढ़ा रहा है, ऑल इंडिया रैंक बना रहा है, तो आप लोग मेरे से अच्छे हो। और चाहे जैसे भी हो, एकदम सही इंसान से जान पहचान हो गया। मेरा चारों के चारों पेपर आप भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं, बट मेरे को रेगुलर आना, होमवर्क टेस्ट। अगर कोई बच्चा 2 दिन आएगा, तीसरा दिन नहीं आएगा, तो वो समझेगा क्लास में और बोलेगा ऊपर से उड़ जाएगा, वो क्या करेगा, वो तो फेल हो गई। और आप उससे बात करोगे, वो बोलेगा कुछ समझ ही नहीं आता, उड़ रहा है, तो आपको भी बर्बाद कर देगा। तो वैसे लोग से पूछना ही मत, प्रेरणा में आने से पहले उससे पूछना क्या आप रेगुलर ट्यूशन जाते थे, हाँ, अब वो जो बोलेगा वो सही है। वो अच्छा बोला तो प्रेरणा अच्छा है, खराब बोला तो खराब। पहले उससे पूछ लेना, आप 99% क्लास प्रेजेंट थे ना, आपसे नहीं पूछेंगे। हाँ, मैं था 99%, फिर भी फेल हो गया, वो फेल हो गया तो आप भी डैश हो जाएगा, मत आना। अगर 99% आने वाला डैश नहीं होता नॉर्मली, तो आप लोग रेगुलर रहना, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। देखो नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे सम्स कराऊंगा और आप लोग टन 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 कर लोगे। जो बच्चा एब्सेंट है वो कर पाएगा क्या, नहीं, तो फिर ये प्रॉब्लम है। एकदम रेगुलर रहना और आपको डरना नहीं है बेटा। आप और जो सबसे कमजोर बच्चा है वो मेरा टारगेट स्टूडेंट है, हम आपको पास करा देंगे, तो दुनिया तो ऐसे ही पास हो जाएगा। छाप लो। Purchased 10% debenture of X Limited, purchased 10% debenture of X Limited at rupees 10,000. Done? तो जनरल होगा इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड टू बैंक। डन। आगे ये हो गया सबका भाई लोग, लास्ट बेंच।
ऑल डन, नहीं होने से आवाज देना। आइए अब थोड़ा सा क्लास 12 का बात करते हैं आपके साथ। बेटा हो गया उधर लास्ट बेंच, हो गया? हो गया, ओके। बेटा एक डिवेंचर का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या पार वैल्यू कुछ नहीं बोलेगा तो ₹100 लेते हैं। एक डिवेंचर का फेस वैल्यू जो ओरिजिनल प्राइस होता है, जिसका सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। पार वैल्यू क्या बोलते हैं बेटा? 100। कितना बेटा? 100। और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹10 होता है। 1 भी हो सकता है। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो एक डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा? 100। वो तो मेरी कंपनी, मेरी मर्जी, चाहे मैं 10 डालूं, चाहे 50 डालूं, चाहे 100 डालूं, नॉर्मली 100 लेंगे। और एक इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹1 भी होता है, ₹20 भी होता है, 10 भी होता है। कुछ नहीं बोले तो नॉर्मली क्या मान लेते हैं? 10। ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत यूजफुल है। ये लेट मान लेते हैं, एज्यूम्ड। क्लियर है? सो लिखते चलो। अभी कोई नंबरिंग नहीं है। अभी क्या पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं? ए के अंदर ना। अभी किसके अंदर लिख रहे हैं हम लोग? ए के अंदर। तो इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, फेस वैल्यू ऑब्लिक पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर, if problem is silent, face value oblique par value of debenture is ₹100, face value oblique par value of debenture is 100, ठीक है? And for equity shares, if problem is silent, फिर क्या बोला? फेस वैल्यू ऑब्लिक पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू रुपीज कितना? 100। डन, लिख लिया भाई। और फॉर इक्विटी शेयर्स क्या ले लेंगे? 10। फॉर इक्विटी शेयर ₹10। डन। इसके अंदर आप पॉइंट ए के अंदर पॉइंट 1, परचेज प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जितना में खरीदा वही क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एकदम ध्यान से देखना, 3-4 टाइप का घुमा घुमा के फिगर दे रहे, लिख लिया? सो सिंपल, जितना में खरीदा वही क्या है? कॉस्ट है। इसमें ना 3 आइटम्स और आते, धीरे धीरे समझाएंगे आपको। देखो, ये देखो एग्जाम्पल देखना। परचेज्ड 100 डिवेंचर्स एट द रेट 102 पर डिवेंचर। हमने 200 डिवेंचर्स खरीदा, बाजार से खरीद लिया, किसी से आप बेच रहे थे, मैं खरीद लिया, 200 डिवेंचर्स खरीदा। कितना करके? 102। एक डिवेंचर कितना में खरीदा? 102। उसका फेस वैल्यू 100 होता है, बट बेचने वाले ज्यादा में बेचे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 इंटू 102। कैलकुलेटर चलाओ यार, अब तो कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। यस,
बिल्कुल सही जवाब, पीछे वाले बच्चा लोग होशियार, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,400, ग्रेट, कॉपी कर लो। एंट्री क्या लगेगा बेटा इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक लगा देना। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया बेटा? इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम पता नहीं था, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर टू बैंक। डन। ध्यान से देखना, लिखना नहीं। परचेज डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ₹10,000 at 98%। परचेज डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 10,000, 10,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर खरीदा 98%, मतलब 100 रुपया का माल है, 98 में खरीदा, कितना का है? 100 का। परसेंट का मतलब आप लोग को पता है ना, 100, यानी फेस वैल्यू 100 है, कितना है? लेकिन खरीदा कितना में? 98 में। तो कॉस्ट क्या होगा इसका? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 इंटू 98%, कितना हो जाएगा? 9,800। डन। या ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, फेस वैल्यू कितना है? 10,000 ना। टोटल फेस वैल्यू कितना है? 10,000। एक का फेस वैल्यू कितना लिखाया था आपके कॉपी में? फेस वैल्यू पर डिवेंचर कितना? 100। तो कितना डिवेंचर हुआ? नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 बाई 100, 100 डिवेंचर्स खरीदा। कितना डिवेंचर? और कितना रुपया में खरीदा? 100 रुपया में ना 98 में? 98। तो आप 100 इंटू 98 भी कर सकते हो। डन। या आप लोग बड़े हो, डायरेक्टली कर देना। 10,000 का माल है, 98% में खरीदा, कितना परसेंट में? 98। 98% मतलब 100 का माल 98, कितना का माल? 100 का माल, कितना में? 98 पे। तो 10,000 का माल, ये समझ में आ गया? जब हम लोग सम करेंगे ना बड़े बड़े, तो डायरेक्टली वैसे कर लेंगे। और अभी ऐसा देखो सर, 10,000 फेस वैल्यू है, तो कितना पीस डिवेंचर खरीदा? एक फेस वैल्यू कितना होता है? 100। तो फिर कितना डिवेंचर्स खरीदा हम लोग? 100 डिवेंचर्स। और कितना में खरीदा? 98। तो आपको ना ये वाला नहीं करना है, आपको ना ये वाला अभी दोनों सीख लेना है। तो इस तरह से लिखा रहेगा लैंग्वेज, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कितना में खरीदा। ये 98% और 102% लिखा रहेगा, तो 100 का माल 102 इंटू 102% सक जाएंगे। ये वाला कॉपी करो और एक एग्जाम्पल आप लोग करो, फिर आज छुट्टी, बाकी तो कल पढ़ाएंगे। परचेज डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 10,000, परचेज डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 10,000 at 98%,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10,000 का 98%, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यस 10,000 का 98%, डायरेक्टली 9,800 डन। या आप ऐसे कर लो और लिख के फेस वैल्यू 10,000, एक डिवेंचर का 100 तो 10,000 फेस वैल्यू का 100 डिवेंचर, ये हो गया सबका। एक एग्जाम्पल आप लोग करो ना। ये हो गया क्या भाई, लोग पीछे बैठे हैं? नहीं हुआ, नहीं हुआ, करो। ये एग्जाम्पल आप लोग करना। अभी अभी परचेज्ड डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 50,000 एट 102%। बस मेरे को कॉस्ट बताइए, फिर आज का पहला क्लास का छुट्टी। 50,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर 102% पे खरीदा। 50,000 इंटू 50,100, आराम से करो, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में पक्का। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मस्त। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ डिवेंचर 50,000 फेस वैल्यू, एक का 100 होता है, कितना डिवेंचर और कितना में? 102 में। डन। कॉस्ट में भी बहुत कुछ बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, और अब सीखोगे वो लाइफ टाइम, और ज़िंदगी भर इसी को सीख कर नोट छापना है। तो एकदम अच्छा से रिवीजन करके आना है, रेगुलर आना है, एब्सेंट नहीं करना है।